आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आप बच्चे लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि आने वाले समय में आपको हरियाणा के अंदर टेक्निकल भर्तियों का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो इस तैयारी को और मजबूत बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमने आप बच्चों के लिए अपने YouTube चैनल के ऊपर जितना टेक्निकल भर्तियों का सिलेबस था वो कवर करवा दिया है। साथ में हर चैप्टर के MCQ क्वेश्चन भी हमने आप बच्चों को करवा दिए। इसके बाद हमने आप बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इन 2000 क्वेश्चन के माध्यम से हम आप बच्चों को 4 से 5000 क्वेश्चन कवर करवाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इससे पहले हमने इसकी 22 क्लास कर ली है। आज हमारी इसकी क्लास नंबर 23 है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप अपने साथियों के साथ हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए अगर आपको अच्छी लगे तो। और आप हमारे साथ जुड़े रहना। और इसके बाद हम आप बच्चों के लिए अपने YouTube चैनल के ऊपर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे 20 से 25, जिसके अंदर हमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम आप स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 23। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है। तो हमारे पास क्या है, पवन टरबाइन, जो पवन से जो टरबाइन चलेगी उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होगी वो किस प्रकार की होगी। आवेगी होगी, AC होगी, DC होगी या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी शक्ति उत्पन्न होगी पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा। तो हमारे पास जो टरबाइन होती है वो जो दो, एक तो होती है आवेगी और एक होती है प्रतिक्रिया, दो प्रकार की प्रयोग करते हैं। तो पवन टरबाइन से जो हमारी वैद्युतिक शक्ति जो उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, हमेशा AC ही नेचर की होती है। कौन सी, AC की। एक पेन स्टॉक का प्रयोग के बीच कंड्यूट के रूप में किया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, एक पेन स्टॉक होता है, पूछ रहा है वो कंड्यूट के रूप में होता है, वो किसके बीच में प्रयोग किया जाता है। तो ये पेन स्टॉक जो होता है हमारे पास, ये कहाँ किसका हिस्सा है, हमारे पास जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, कौन सा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट में। तो हाइड्रो पावर प्लांट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बांध होता है। बांध के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक सर्ज टैंक लगा होता है। क्या होता है, एक सर्ज टैंक लगा होता है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, वोल्वो हाउस लगा होता है। और यहाँ से हमारे क्या होता है, एक पेन स्टॉक होता है। क्या होता है, ये एक पेन स्टॉक होता है। और यहाँ पे हमारा पावर हाउस होता है। क्या होता है, पावर हाउस होता है। ये हमारे पास बांध है, ये सर्ज टैंक है, ये वोल्वो हाउस है, और ये हमारे पास क्या है, पेन स्टॉक है। क्या ये पेन स्टॉक है, ये हमारे पास क्या है, पावर हाउस है। तो इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। पानी से हम क्या चलाते हैं, टरबाइन चलाते हैं। तो पूछ रहा है जो पेन स्टॉक होती है या तो ये कंक्रीट सीमेंट की बनी होती है या कंड्यूट पाइप की बनी होती है। तो ये किस किस के बीच में जुड़ा होता है, थर्मल स्टेशन में स्टील तथा टरबाइन के बीच में, हाइड्रो स्टेशन में डैम तथा टरबाइन के बीच में, टरबाइन तथा एड्रेस के बीच में, इनमें से कोई नहीं। ये होता है हमारे पास जो बांध के पीछे का भाग होता है, हमारे पास होता है एड्रेस। क्या होता है, एड्रेस। और जहां पे पानी का विसर्जन होता है वो हमारे पास क्या होता है, टेल। क्या होता है, टेल रेस। तो ये हमारे क्या, हाइड्रो पावर स्टेशन के क्या है, भाग है। तो ये किस किस के बीच में जुड़ा होता है, ये हमारे पास होता है बांध। बांध और टरबाइन के बीच में होता है। क्या होता है, हाइड्रो स्टेशन में डैम तथा टरबाइन के बीच का भाग होता है। किसके, डैम तथा टरबाइन के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया था। तो ये हमारे पास कौन सा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अंदर जो यूरेनियम की छड़ होती है उसमें मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, तो हमारे इसके भाग क्या क्या होते हैं। इसके, हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक तो होता है हमारे पास क्या, परमाणु भट्ठी। क्या होती है, परमाणु भट्ठी। क्या होती है, परमाणु भट्ठी। फिर हमारे पास होता है मंदक। क्या होता है, मंदक। एक होती है हमारे पास नियंत्रक छड़। क्या होती है, नियंत्रक छड़। एक हमारे पास होता है शीतलक। तो ये इसके क्या है, मैन भाग होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे पास होता है शीतलक। जो हमारे पास परमाणु भट्ठी होती है, इस प्रकार से हमारे पास क्या होती है, एक परमाणु भट्ठी होती है। क्या होती है, परमाणु भट्ठी।
तो इस परमाणु भट्ठी के अंदर क्या होती है, नियंत्रण छड़ लगी होती है, मंदक होते हैं, और तो ये होती है हमारे पास तो ये हमारे पास क्या है, इसके साथ ये हमारी क्या लगी होती है, नियंत्रण छड़। ये हमारे पास क्या होती है, फ्यूल रोड होती है। 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 तो परमाणु भट्ठी के अंदर क्या होती है, दहन क्रिया संपन्न होती है। क्या, दहन क्रिया संपन्न होती है। मंदक क्या होता है, मंदक के रूप में किस किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो मंदक हमसे पूछ रखा भाई, मंदक के रूप में किस किस का प्रयोग किया जाता है। बोरोन का किया जाता है, कैडमियम का किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो हमारे पास जो किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट के साथ और किस चीज का प्रयोग किया जाता है, बेरिलियम का। किसका, बेरिलियम का। इसका, बेरिलियम का। मंदक के रूप में किस किस का प्रयोग किया था, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम का। जो बोरोन और है, ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है नियंत्रण रोड। क्या होती है, नियंत्रक रोड होती है। तो नियंत्रक रोड किसकी बनी होती है, तो नियंत्रक रोड हमारे पास किसकी होती है, बोरोन और कैडमियम की बनी होती है। शीतलक हमारे पास क्या होता है, भारी जल होता है। क्या होता है, भारी जल। कौन सा, भारी जल, D2O। कौन सा, D2O। तो शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। और एक होती है इसके अंदर विकिरण शील्ड। और क्या होता है इसका हिस्सा, एक और है विकिरण शील्ड। तो विकिरण शील्ड क्या है, जब ये क्रिया करता है, इसके अंदर से क्या निकलती है, विकिरण निकलती है। उन विकिरण को वो क्या करती है, मानव जीवन को या पक्षियों को क्या पहुंचाती है, हानि होती है। तो हमारे पास क्या होती है, विकिरण शील्ड एक कंक्रीट सीमेंट की मजबूत दीवार होती है, जिसके कारण इसमें से जो हानिकारक गैसें या कुछ और निकलता है, उसको क्या नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती। तो उसके लिए हमारे पास क्या लगी होती है, एक विकिरण शील्ड लगी होती है। तो मंदक के रूप में हम किस किस का प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में ग्रेफाइट तथा बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। बोरोन तथा कैडमियम का नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और शीतलक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, शीतलक के रूप में हम प्रयोग करते हैं भारी जल का या द्रवित सोडियम का। इनमें से कौन सी मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री होता है। तो ये मोटर दी हुई है हमारे पास, इनमें से पूछ रखा है कौन सी मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री होता है। 4 पोल वाली मोटर का, 6 पोल वाली मोटर का, 2 पोल वाली मोटर का, या 10 पोल मोटर का। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट है। तुम्हारे पास कितने डिग्री है, 60 डिग्री। टोटल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, एक 9, कितना आएगा, 9 चौके 36, 90 डिग्री आएगा। 360 को 6 से करोगे कितना आएगा, 60। तो हमारे पास कौन सी मोटर का होगा, 6 पोल मोटर का। कितने का होगा, 6 पोल मोटर का क्या होगा हमारे पास, जो फेज विस्थापन हो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। थ्री फेज एसी मोटर के रोटर को किस पर स्थापित किया जाता है। थ्री फेज एसी मोटर के रोटर को किस पर स्थापित किया जाता है, स्टेटर पर स्थापित किया जाता है, कम्यूटेटर पर स्थापित किया जाता है,
शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है या पोल के ऊपर। तो 3 फेज मोटर होती है जो हमारे पास, उसका जो रोटर होता है उसको किसके ऊपर स्थापित किया जाता है, तो उसको हम किसके ऊपर स्थापित करते हैं, उसको हम करते हैं शाफ्ट के ऊपर स्थापित। किस पे करते हैं, शाफ्ट के ऊपर उसको स्थापित किया जाता है। किस पर, शाफ्ट पर। एक स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्विरल केज मोटर की तुलना में होती है। तुम्हारे पास क्या, एक तो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और एक है हमारे पास स्क्विरल केज मोटर। तो इनमें अंतर पूछ रहा है भाई, जो स्क्विरल केज मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की है तो क्या हो सकती है, महंगी है, रख रखाव लागत में सस्ती है, स्टार्टिंग गुणों में कमजोर है, रनिंग गुणों में कमजोर है। तो किसके बारे में बताना हमने, स्लिप रिंग मोटर है, एक स्लिप रिंग मोटर है, वो समान रेटिंग क्या है, स्क्विरल केज मोटर की तुलना में होती है। तो हमारे पास क्या है, स्लिप रिंग मोटर क्या होती है, रख रखाव में सस्ती होती है, स्टार्टिंग गुणों में क्या कमजोर नहीं होती, तो क्या होती है, महंगी होती है। क्या होती है, महंगी होती है। 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभ में स्लिप होता है, किसका, 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभ में स्लिप होता है, अनंत होता है, एक होता है, शून्य होता है या आधा होता है। तो स्लिप हमारे पास क्या होता है, तो स्लिप होता है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन फिसलन। क्या बोलते हैं, विचलन फिसलन। तो इसका मतलब क्या होता है, बिचड़ के फिसल गया, क्या हो गया, बिचड़ के फिसल गया है, बिचड़ के गिर गया है, स्लिप हो गया है, क्या हो गया, स्लिप हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, विचलन फिसलन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एन एस माइनस में एन आर होता है। क्या होता है, एन एस माइनस में एन आर होता है। तो हमारे पास क्या होती है, एन एस होती है सिंक्रोनस स्पीड, और ये हमारे पास क्या होती है, शुरुआत में जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो बटे में एन एस, तो ये बराबर हमारे किसके आएगा, एक। तो शुरुआत में स्लिप कितनी होती है, स्लिप का मान हमारे पास कितना होता है, तो शुरुआत में स्लिप का मान हमारे पास होता है एक। कितना होता है, एक। कितना होता है, एक होता है। किसी डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर स्थापित की जाती है, तो ये हमारे पास है स्टेटर, हमारे पास क्या है, स्टेटर है, स्टेटस लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, स्टेटर। तो किस पर स्थापित की जाती है, स्टेटर पर होती है, रोटर पर होती है, ए व बी दोनों पर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर हमारे होती है एक तो फील्ड वाइंडिंग, क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, और एक हमारे पास होती है आर्मेचर वाइंडिंग, कुर्सी आर्मेचर। तो हमारे जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर हमारे क्या होता है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। किसके अंदर है, इसके अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, आर्मेचर चालक होते हैं। क्या होते हैं, आर्मेचर चालक होते हैं। क्या होते हैं, आर्मेचर चालक होते हैं। तो इस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को जब हमारे क्या करते हैं, आर्मेचर चालक काटते हैं, क्या करते हैं, आर्मेचर चालक काटते हैं, तो इन आर्मेचर चालकों के अंदर क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या करेगा, आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होता है। तो इन आर्मेचर चालकों में भी क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। एक ये चुंबकीय क्षेत्र और एक फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। और इस प्रतिक्रिया के कारण एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे हमारी क्या चलती है, शाफ्ट चलती है। तो जो डीसी मशीन होती है हमारे किस सिद्धांत पे काम करती है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के, इसके विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करती है। तो इसके अंदर जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है या संरचना किसके ऊपर स्थापित होती है, तो हमारे किसके ऊपर स्थापित होती है, स्टेटर के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, स्टेटर के ऊपर। बड़ी मशीनों में पोल किसके बने होते हैं, तो जो बड़ी मशीन होती है उसके अंदर पोल किस चीज के बनाए जाते हैं,
पोल हमारे क्या होते हैं, पोल के ऊपर हमारी होती है फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है, पोल के ऊपर हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, पोल होते हैं। क्या होते हैं, पोल होते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, रोटर होता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर हम पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो पूछा है बड़ी मशीनों में ये पोल किसके बने होते हैं। ऑप्शन है कच्चा लोहे के बने होते हैं, बड़ी मशीनों में किसके बने होते हैं, कच्चे लोहे के बने होते हैं, सीट स्टील लैमिनेशन के बने होते हैं, इंसुलेटिंग वार्निश के बने होते हैं, या तांबा के बने होते हैं। तो बड़ी मशीनों के अंदर जो हमारे पोल बने होते हैं किसके बने होते हैं, वो सीट स्टील लैमिनेशन के बने होते हैं। किसके होते हैं, सीट स्टील लैमिनेशन के। और लैमिनेशन करने से कौन सी हानि कम होती है हमारे पास, भंवरदार हानि। कौन सी, भंवरदार हानि कम होती है हमारी। कौन सी, भंवरदार हानि कम होती है। क्या करने से, लैमिनेशन करने से क्या होती है, भंवरदार हानि कम होती है। डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कहलाता है। तो पूछा भाई जो डीसी मशीन है उसके अंदर घूमने वाला भाग कौन सा होता है। डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कहलाता है, रोटर कहलाता है, स्टेटर कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है। तो इसके घूमने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं। तो जो डीसी मशीन का घूमने वाला भाग अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है, तो हमारे पास कहलाता है आर्मेचर। क्या कहलाता है, आर्मेचर। डीसी मशीन के अंदर घूमने वाला भाग आर्मेचर होता है क्योंकि इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है। तो रोटर किसके अंदर होता है, एसी के अंदर। किसके अंदर, एसी के अंदर। अगर डीसी का पूछे, अगर आपके आर्मेचर ऑप्शन में है तो आपका उत्तर होगा आर्मेचर। क्या होगा, आर्मेचर होगा। अगर आर्मेचर नहीं है और रोटर है तो आपका उत्तर होगा रोटर। तो अगर रोटर और आर्मेचर दोनों दिए हो तो डीसी मशीन के अंदर घूमने वाला भाग हमारा कौन सा होगा, आर्मेचर होगा। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट कहलाता है। क्या है, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जो करंट प्रवाहित होता है वो क्या कहलाता है, चरण विभव कहलाता है, रिसाव विभव कहलाता है, सप्रस विभव कहलाता है, या उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या, ये हाथ से हाथ में जो विभव क्या होता है, प्रवाहित होता है वो क्या कहलाता है, चरण विभव, रिसाव विभव, सप्रस विभव, उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या कहलाता हो, हमारे पास कहलाता है सप्रस विभव। कौन सा, सप्रस विभव कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। बिजली की गति होती है, तो बिजली की गति कितनी होती है, बिजली की गति बताना हमने भाई कितनी होती है बिजली की गति। 1,86,000 मील, 2,98,000 किलोमीटर, 1,86,000 किलोमीटर, या ए व बी दोनों। तो हमारे पास बिजली की गति कितनी होती है, तो बिजली की गति होती है हमारे पास 2.8 गुना में 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। यह हमारे पास होती है 2.8 गुना में 10 की शक्ति 5 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या होती है, बिजली की गति होती है। और क्या होती है, तो 1,86,000 मील पर सेकंड होती है और 2,98,000 किलोमीटर
पर सेकंड होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो ये दोनों भी आपने याद रखनी है, ये भी आपके पेपर में आ सकती है दोनों में से। 2.8 गुणा में 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड या 2.8 गुणा में 10 की शक्ति 5 किलोमीटर पर सेकंड। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो हमारे पास क्या है, कांच की छड़ है। क्या है, ये हमारे पास एक कांच की छड़ है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये रेशम का कपड़ा रखना है। ये क्या है, कांच की छड़। कौन सी है, कांच की छड़। और इस पे क्या रगड़ना है, रेशम का कपड़ा रगड़ना है, रेशम का कपड़ा। तो किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है। तो हमारे पास क्या है, ये जैसे कांच का है और ये हमारे पास क्या है, रेशम का कपड़ा। जब इसके ऊपर हम रगड़ेंगे तो हमारी क्या होती है, विद्युत पैदा होती है। आप जब आपस में दोनों ऐसे स्पर्श करोगे और इनको घिसाओगे तो आपके हाथों में क्या हो जाएगी, गर्माहट पैदा हो जाएगी, उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो पूछ रहा है कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। गतिक विद्युत पैदा होती है, स्टैटिक विद्युत पैदा होती है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास इसके ऊपर जब हम इसको रगड़ेंगे तो हमारे पास कौन सी विद्युत पैदा होती है, तो स्टैटिक विद्युत पैदा होती है। कौन सी, स्टैटिक विद्युत पैदा। सबसे पहले इसी की खोज की गई थी। अगर +2 क्यू और -7 क्यू के चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा। तो कुल चार्ज हमारे पास क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। इस प्रकार से हमारे क्या होता है, चार्ज की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो चार्ज दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू हमें दी है, +2 क्यू और -7 क्यू दी हुआ है। तो पूछ रहा भाई कुल चार्ज क्या होगा, -9 क्यू होगा, +7 क्यू होगा, -5 क्यू होगा, +14 क्यू होगा। तो हमारे पास क्या होता है, टोटल चार्ज बराबर में क्या हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2। तो हमारे पास Q1 कितना है, तो Q1 है हमारे पास +2 और ये हमारे पास क्या, -7 कूलाम। क्या है, 7 कूलाम, 7 क्यू। तो हमारे पास कितना बच गया, -5 क्यू। कितना बच गया, -5 क्यू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी हमारी, उसमें अक्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, टेबल कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है या आवर्त कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, टेबल कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है या आवर्त कहा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलते हैं, आवर्त। निम्न में से कौन सा बल की एक विद्युत रेखाओं का गुण नहीं है। क्या भाई, निम्न में से कौन सा बल की विद्युत रेखाओं का एक गुण नहीं है। तो जो विद्युत रेखाएं हैं वो पॉजिटिव से आरंभ होती है, नेगेटिव पर समाप्त होती है, बल रेखाएं समांतर होती है, एक दूसरे को काटती है। तो आपने बताना इनमें से बल रेखाओं का गुण कौन सा नहीं है। तो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव से आरंभ होती है। क्या होती है, पॉजिटिव से आरंभ होती है, नेगेटिव पे क्या होती है, समाप्त होती है। और ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, प्रतिच्छेदित नहीं करती, काटती नहीं।
एक दूसरे क्या रहती है, समांतर रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे को कभी भी क्या है, काटती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ऊर्जा कहां से प्राप्त की जा सकती है। तो इनमें से कौन सा है जो ऊर्जा प्राप्त करने का एक साधन, हमारे पास क्या है, ऊर्जा प्राप्त करने का एक साधन है। यांत्रिक ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से, या उपरोक्त सभी। तो आपने बताना है इनमें से ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो यांत्रिक से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यांत्रिक से भी कर सकते हैं, जल ऊर्जा से भी, प्रकाश ऊर्जा से भी, ये सारे क्या इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आवर्ती जितनी होगी, क्या है, आवर्ती जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। तो पूछ रहा भाई आवर्ती कितनी होगी, तो विद्युत का झटका अधिक होगा, कम होगा। आवर्ती जितनी अधिक, आवर्ती जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। तो आवर्ती बतानी भाई हमने, आवर्ती कम होगी जब विद्युत का झटका ज्यादा लगेगा, या जब आवर्ती ज्यादा होगी तब विद्युत का झटका लगेगा, या दोनों ही अधिक होने चाहिए। अगर आवृत्ति अधिक होगी तभी अधिक लगेगा, या आवृत्ति कम होगी अधिक लगेगा, अधिक होगी तो कम लगेगा, कम है तो कम लगेगा। तो हमारे पास क्या होती है, आवर्ती। तो एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, हमारे पास आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, एक सेकंड के अंदर पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। ये हमारी क्या होती है, आवर्ती होती है। ये प्रत्येक आधे चक्कर के बाद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब ये देखो ये आवर्ती हमारे पास क्या, ये 50 हमारी क्या है, 50 एच जेड है। अभी क्या ये इतनी देर में क्या हो रही है, जीरो हो रही है। एक हमारी आवृत्ति क्या हो, कम हो, ऐसे हो हमारी आवृत्ति क्या हो, इस प्रकार से चले। तो आवृत्ति जितनी कम होगी, क्या आवृत्ति जितनी कम होगी विद्युत का झटका उतना ही क्या लगेगा, अधिक लगेगा। क्या लगेगा, उतना ही अधिक लगेगा। आवृत्ति जितनी कम होगी विद्युत का झटका उतना ही खतरनाक होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, खतरनाक होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, कम होगी, आवृत्ति जितनी कम होगी विद्युत का झटका उतना ही क्या लगेगा, खतरनाक लगेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। न्यूटन गुना में कुलाम, कुलाम बटे न्यूटन, न्यूटन या न्यूटन बटे कुलाम। तो हमारे पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या होती है, ई। और ई बराबर हमारे पास क्या होता है, बल बटे में, क्या होता है, बल बटे में कुलाम। क्या होता है, बल बटे में कुलाम। तो बल का मात्रक हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका कुलाम का क्या होता है हमारे पास, ये किसका आवेश का क्या होता है हमारे पास, कुलाम होता है। किसका आवेश का हमारे पास क्या होता है, कुलाम होता है। तो इसकी इकाई क्या है, न्यूटन पर कुलाम। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन बटे में कुलाम, बल बटे आवेश। 8 कुलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में 48 जूल कार्य किया गया है। उस बिंदु पर विभव कितना होगा। क्या पूछा, विभव। विभव का मतलब होता है वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज। तो हमारे पास पहले हमें ये पता होना चाहिए विभव क्या होता है हमारे पास। तो विभव हमारे पास होता है इकाई आवेश को, क्या है, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से, अनंत क्षेत्र से लाने के लिए, लाने के लिए, लाने के लिए किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य।
तो हमारे पास क्या भाई, इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो हमारे पास विभव को हम लिखते हैं वी से। तो अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य, तो हमारे पास क्या है? W बाय क्यू। क्या होता है? इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से, इस इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य, ये हमारे पास क्या है? कार्य है। और ये हमारे पास क्या है? आवेश है। क्या ये हमारे पास आवेश है? तो कह रहा भाई, इस इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य हमारे पास क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो V बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? W कितना भाई, कितना कार्य किया गया? 48 जूल कार्य किया गया। कितना? 48। और कितना चार्ज लाया गया है? 8। कितना है? 8। तो बटे में 8 बराबर में कितना हो जाएगा? 6 वोल्टेज। तो कितनी विभव होगी हमारे पास? तो हमारे पास होगी 6 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी। तो इकाई आवेश से अनंत, इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य हमारे पास क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो हमें पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए इसका प्रयोग क्या आता है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए इसका प्रयोग क्या आता है? या विद्युत धारा के क्या करता है? विरोध करता है। तो इसकी इकाई पूछा भाई क्या होती है? जूल है, न्यूटन है, ओम है, हर्ट्ज है। तो हमारे पास जूल किसकी होती है? जूल होती है हमारे पास किसकी? कार्य की। किसकी इकाई होती है? कार्य की इकाई होती है जूल। न्यूटन किसकी होती है? न्यूटन होती है हमारे पास बल की। किसकी होती है? बल की। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की। किसकी होती है? प्रतिरोध की। और आवर्ती की हर्ट्ज किसकी है? हर्ट्ज हमारे पास आवर्ती की। किसकी है? बारंबारता की। आवर्ती को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध के संदर्भ में एस एम डी का पूर्ण रूप क्या है? हर जगह इसका अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसके रूप में पूछा है? प्रतिरोध के संदर्भ में। तो प्रतिरोध के संदर्भ में एस एम डी का पूर्ण रूप क्या है? स्लिप मोड डिवाइस है, सरफेस माउंट डिवाइस है, सोर्स माउंट डिवाइस है, या स्केच मॉडल डिवाइस है। तो किसके संदर्भ में पूछा हमसे? हमसे पूछा है प्रतिरोध के संदर्भ में। तो प्रतिरोध के संदर्भ में एस एम डी का पूर्ण रूप क्या है? स्पीड मोड डिवाइस है, सरफेस माउंट डिवाइस है, सोर्स माउंट डिवाइस है, या स्केच मॉडल डिवाइस है। तो प्रतिरोध के संदर्भ में हमारे पास ये क्या होता है भाई? सरफेस माउंट डिवाइस होता है। जो सरफेस के ऊपर जो डिवाइस लगाया गया है, सरफेस माउंट डिवाइस। 4 बैंड प्रतिरोध को, 4 बैंड प्रतिरोध में चौथे बैंड का उपयोग किसको इंगित करने के लिए किया जाता है? हमारे पास क्या है? 4 बैंड है। कितने बैंड है? 4 बैंड प्रतिरोध दिया हुआ है। कौन सा? 4 बैंड प्रतिरोध दिया हुआ है। तो एक इसमें ये लास्ट में 4 बैंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पूछा इसमें जो चौथा बैंड है वो किसको इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सहनशीलता, गुणांक, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमारे पास क्या होता है? कलर कोडिंग होती है। तो उसमें पूछा भाई जो चौथा बैंड होता है वो किसको इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे पास क्या होता है? जो इसके मूल्य में अंतर आता है उसके बारे में हमको कौन बताता है? सहनशीलता। इसकी इसकी सहनशीलता। तो किसका होता है हमारे पास? ये सहनशीलता को इंगित करता है। किसको करता है? सहनशीलता, टोलरेंस।
1.5 ओम प्रतिरोध के वर्ण बैंड होंगे। कितना दिया हमें प्रतिरोध का मान, कितना दिया 1.5। तो पूछ रखा भाई ये किस बैंड होंगे, इसके कौन कौन से रंग होंगे। 1.5 ओम है, कितना 1.5 ओम है, इसके लिए कलर बैंड होंगे। तो हमारे पास क्या होता है, आपको इसको याद रखने के लिए एक नाम याद रखना पड़ेगा। तो हमारे पास नाम क्या होता है वो, तो आपने नाम रखना है बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये होता है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास कौन सा होता है, ब्लैक। कौन सा होता है, ब्लैक होता है। ये हमारे पास कौन सा होता है, ब्राउन। कौन सा होता है, ब्राउन। ये हमारे पास होता है लाल। कौन सा होता है, लाल। ये हमारे पास होता है संतरी। क्या होता है, संतरी। ये हमारे पास होता है पीला। क्या होता है, पीला। ये हमारे पास होता है हरा। कौन सा होता है, हरा। ये हमारे पास होता है नीला। कौन सा होता है, नीला। ये हमारे पास होता है वोयलेट जामुनी। कौन सा होता है, जामुनी। ये होता है हमारे पास ग्रे, और ये हमारे पास होता है सफेद। क्या होता है, सफेद। अब हमें रंग दिए है, बुरा है, हरा है, सुनहरा है। बुरा, सुनहरा, हरा, बुरा, बुरा, सुनहरा। तो सुनहरे का मतलब होता है हमारे पास, इसके अंतर में ±5% का अंतर आ सकता है। या हम इसको क्या लिखते हैं, इसके लिए हमारा जो कोड है वो हमारे पास क्या होता है, 10⁻1 होता है। क्या होता है, 10⁻1 होता है। किसके लिए, सुनहरा के लिए। किसके लिए, सुनहरा के लिए। और सिल्वर के लिए कितना होता है, 10⁻2। तो हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास जो मान दिया हो, कितना दिया, 1.5 ओम दिया। कितना है, 1.5 ओम दिया है। तो इसका मतलब है हमारे पास पहला अक्षर कौन सा, एक है। तो एक के ऊपर हमारा कौन सा आता है, ब्राउन, भूरा। कौन सा आता है, भूरा आता है। कौन सा आता है, भूरा आता है। फिर हमें दिया हुआ 5। कौन सा दिया हुआ है, 5। तो 5 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, 5 नंबर पे आता है हमारा हरा। कौन सा आता है, 5 नंबर पे आता है हमारा हरा। तो कौन सा आता है, हरा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 1.5 होगी। अब हमने कितनी है, 15 होगी। 15 गुना में हमारे पास कौन सा है, एक सुनहरा दिया है। तो सुनहरे का मतलब होता है 10⁻1। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर है माइनस का, तो नीचे क्या आ जाएगा, 15/10। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाए, 1.5। तो हमारे पास जो बैंड बना, हमारे पास कौन सा बना है, बुरा। कौन सा बना है, बुरा, हरा और सुनहरा। और कौन सा बना है, सुनहरा। तो किसके अंदर, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए के अंदर, किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास क्या ये मौजूद है। मेगा ओम के प्रतिरोध को, मेगा ओम के प्रतिरोध का मान के रूप में चिन्हित किया जाता है। हमारे पास क्या होता है, मेगा ओम 10⁻6। तो मेगा ओम को हम क्या बोलते हैं, 10⁻6। 10 लाख हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, मेगा ओम हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, ये 10⁻6 होता है। तो 10 के आगे कितने लगे, जीरो लगाए, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो इसको हम किससे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मेगा ओम से। किससे लिखते हैं, 1 मेगा ओम से हम इसको क्या कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं मेगा ओम को। तो 10 मिली ओम, 1 मेगा ओम, 0 मेगा ओम, इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में चिन्हित कर सकते हैं, 1 मेगा ओम के रूप में इसको चिन्हित कर सकते हैं। HHU की फुल फॉर्म क्या है, HHU की फुल फॉर्म क्या है, एंड ओल्ड यूनिटी, एंड एकिंग यूनिट, एंड ओल्ड यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यू HHU हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है MRI। क्या होता है, MRI होता है। क्या होता है, MRI। तो MRI का दूसरा नाम है, किसका, MRI का दूसरा नाम। तो MRI हमारे पास क्या होता है, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो तत्काल आपको जितनी आपने बिजली अपने घर के अंदर फूंकी है उसका तुरंत बिल आपको निकाल के दे देता है। पहले हमारे क्या, बिजली घर के अंदर जाती थी यूनिट, वहां से बिल बन के आता। लेकिन अब क्या, आपको वहीं से आपके मीटर के अंदर क्या लगाएगा, MRI से लीड लगाएगा, और MRI आपका क्या कर देगा, एक पर्चा निकाल के दे देगा
जिसके अंदर आपकी सारी चीजें लिखी होगी, कितना पावर फैक्टर है, कितनी वोल्टेज आई है, कितना प्रीवियस ईयर लोड था, अब कितना लोड है, कितनी आपने यूनिट कंज्यूम की है, पहले कितनी थी अब कितनी है, और किस डेट को और किस टाइम को आपको बिल दिया गया, उसके ऊपर सारी चीजें दे देता मैं एमआरआई निकाल के, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या करता भाई, जो आपने बिजली फूकी है उसका तत्काल भुगतान निकाल के आपको दे देता है, भाई आपने कितनी बिजली कंज्यूम की है। तो उसी का एक भाग हमारे पास क्या है, दूसरा नाम है एमआरआई का एंड ओल्ड यूनिट है। एक ये छोटा सा यंत्र होता है, इसको हम क्या करते हैं, पोर्टेबल उपकरण होता है, हाथ में रख के इसको हम लेके जा सकते हैं इधर से उधर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंड ओल्ड यूनिट होती है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारे पास एंड ओल्ड यूनिट होती है, ऑप्शन नंबर सी, एंड ओल्ड यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है एमआरआई का आकार कैसा होता है, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, अनंत होता है, या उपरोक्त सभी। तो एमआरआई का आकार कैसा होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास छोटे से आकार का होता है, बैटरी भी होती है इसके अंदर है, तो बैटरी से क्या होता है, संचालित होता है। ऊर्जा मीटर से डाटा इकट्ठा करना, डाउनलोड करना और अपलोड करना, करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, ऊर्जा मीटर होता है हमारे पास, क्या होता है ऊर्जा मीटर, क्या होता है ऊर्जा मीटर होता है। तो ये ऊर्जा मीटर क्या करता है, जो हम बिजली कंज्यूम करते हैं अपने घर के अंदर है उसको रिकॉर्ड करता है, इसको जो हमारी क्या है KWH, किलो वाट आवर। तो इसके अंदर दो इनपुट तारे होती है, अगर सिंगल फेज का है, अगर थ्री फेज का तो 8 तारे होगी, 4 इनपुट और 4 ही आउटपुट होगी। तो ये क्या, ये यहाँ से हमें क्या दी गई है, बिजली दी गई है, और यहाँ पे हमने क्या किया, उपभोग किया है, क्या किया है, उपभोग किया है। जो ये बिजली का उपभोग किया है इसका रिकॉर्ड हमारे पास कौन रखता है, इसका रिकॉर्ड रखता है हमारे पास कौन है, ऊर्जा मीटर। क्या, ऊर्जा मीटर। अब ये ऊर्जा मीटर के अंदर ये हमारी रिकॉर्ड हो गई है यूनिट, तो इस यूनिट को क्या करना है, डाटा इकट्ठा करना है, इससे क्या करना है, डाटा इकट्ठा करना है, और उस डाटे को फिर क्या करना है, डाउनलोड करना है, और फिर क्या करना है, अपलोड करना है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपने देखा होगा आपके एनर्जी मीटर के अंदर एक डाटा केबल लगाई जाती है, वो डाटा केबल किसके साथ जुड़ी होती है, एमआरआई के। और ये एमआरआई क्या करता है, इससे डाटा इकट्ठा करता है, डाउनलोड करता है, उसको अपलोड करके आपको क्या कर देता है, पर्चा बना के दे देता है। क्या करके बना देता है, पर्चा। और पर्चा किसका, बिजली बिल का। किसका पर्चा बना के देगा, बिजली बिल का, जो आपने बिजली घर के अंदर फूंकी है। तो आपने 2 महीने में, 56 दिन में, 57 दिन में, 60 दिन में जितनी बिजली फूंकी है उसका जो सारा लेखा जोखा क्या करेगा, एमआरआई इकट्ठा करेगा, डाउनलोड करेगा, और उसका आपको क्या करके दे देगा, पर्चा बना के दे देगा बिजली बिल का। तो हमारे पास क्या होता है, एमआरआई होता है, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मीटर के अंदर से रीडिंग पड़ेगा, वो हमारे पास क्या होता है, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये आपने याद रखना भाई, एमआरआई क्या करने में सक्षम है, तो एमआरआई हमारे पास क्या भाई, कम्युनिकेट करने में सक्षम है। क्या करने में, एमआरआई हमारे पास क्या होता है भाई, कम्युनिकेट करने में क्या है, सक्षम है। कौन, एमआरआई, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, कम्युनिकेशन करने में भी क्या होता है, सक्षम होता है। तीन फेज 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर के क्वाइल की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, तो 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर के वोल्टेज की क्वाइल, वोल्टेज की रेटिंग कितनी होती है। तो हमारे पास जो 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंदर आपसे कॉन्टैक्ट बिंदु पूछे जाते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट बिंदु पूछे जाते हैं, कितने होते हैं। तो इसके अंदर जो बिंदु कॉन्टैक्ट, तो इसके अंदर कितने होते हैं, तो ये आपने याद रखना कितने होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है एनसी, क्या होता है, एनसी बिंदु होता है, एक एनओ होता है, और क्या होते हैं, 3 मुख्य बिंदु, क्या होते हैं, 3 मुख्य बिंदु होते हैं। तो एनसी हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है,
और NO हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली ओपन होता है। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब होता है बंद, क्या बंद है, और इसका मतलब क्या होता है, ओपन, खुला। तो इनके रंग पूछे जाते हैं कैसे होते हैं, क्या इनके रंग पूछे जाते हैं कौन कौन से रंग के होते हैं। तो हमारे पास जो बंद होता है वो उसका रंग कैसा होता है, हमारे पास लाल रंग का होता है। स्टॉप बटन किसका होता है, लाल रंग का। और ये किस रंग का होता है, हमारे पास हरे रंग का होता है। कौन से का होता है, हरा रंग। ये भी आपने याद रखना है। 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, 600 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज या 240 वोल्टेज। तो 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर की हमारे पास कितनी होती है, 440 वोल्टेज होती है। कितनी, 440 वोल्टेज। कंट्रोल सर्किट में किस प्रकार के ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास क्या भाई, कंट्रोल सर्किट है, उसमें ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, ट्रांसले रिले या बुकोल्ज रिले। तो कौन से रिले का प्रयोग किया जाता है, आपने ये बताना है। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, चुंबकीय रिले होता है। कौन सा होता है, ये चुंबकीय है। तो ट्रांसले रिले का प्रयोग क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। किसके अंदर है, कहाँ क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। कहाँ पे क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। और जो हमारे पास एक नीचे दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बुकोल्ज रिलीज का प्रयोग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में। कहाँ पे क्या आता है, ट्रांसफॉर्मर में। और ट्रांसफॉर्मर में कहाँ पे लगा होता है, हमारे पास ही पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर में ये मेन टैंक तथा एक होता है मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच लगा होता है। किसके, कंजर्वेटर टैंक के बीच में स्थापित किया जाता है। और ये पूछा था भाई किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो ये गैस के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। किसके, गैस सिद्धांत पर। अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मरों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड रिले का मतलब जब उसके अंदर क्या जाएगी, धारा अधिक जाएगी तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इसके अंदर जो रिले प्रयोग किया जाता है हमारे पास कौन सा होता है, थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। कौन से का, थर्मल ओवरलोड रिले का। थर्मल ओवरलोड रिले में ओवरलोड एलिमेंट बना होता है। तो जो थर्मल ओवरलोड रिले होता है हमारा, उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, या ओवरलोड एलिमेंट किसका बना होता है। द्विधात्विक पट्टी का होता है, प्लास्टिक पट्टी का होता है, हीटिंग क्वाइल का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका बना होता है हमारे पास, तो ये हमारे किसका बना होता है, ये हमारे पास होता है, किसका बना होता है, हीटिंग क्वाइल का। किसका, ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल पैनल में किस प्रकार के फ्यूज यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है जहां से सारे उपकरणों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर सारी चीजें लगी होती है हमारी, एमसीबी लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर, जितने उपकरण है सारे इसके अंदर क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल के अंदर किस प्रकार की फ्यूज यूनिट का प्रयोग होता है। तो हमारे पास एक चैप्टर है कंट्रोल पैनल वायरिंग, तो उसके ये क्वेश्चन है, किट कैट फ्यूज का प्रयोग क्या होता है, कार्टेज फ्यूज का प्रयोग क्या होता है, HRC फ्यूज का प्रयोग क्या होता है, या उपरोक्त सभी। तो फ्यूज हमारे पास क्या होता है, ये सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। तो हमारे पास किटकैट फ्यूज कौन सा होता है, किटकैट फ्यूज वो फ्यूज होता है जो एक बार क्या हो गया, खराब हो गया, तो इसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिवायरेबल फ्यूज होता है। कौन सा होता है, रिवायरेबल फ्यूज। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नया लगाने की जरूरत नहीं होती, तार को क्या जलने के बाद दोबारा से चेंज किया जाता है। कार्टेज फ्यूज क्या होता है, हमारे पास उच्च अक्षमता का होता है। HRC क्या होता है, इससे भी अधिक अक्षमता का होता है, आई रैप्चरिंग कैपेसिटी। फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, HRC की, तो आई रैप्चरिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो कंट्रोल पैनल के अंदर जिस फ्यूज का प्रयोग किया जाता है हमारे पास कौन सा होता है, कार्टेज फ्यूज होता है। क्या होता है, ये एक बंद प्रकार का फ्यूज होता है।
वायर प्रबंधन में ट्रैफिक का क्या अर्थ है? वायर प्रबंधन, केबल मैनेजमेंट के क्वेश्चन हमारे, तो वायर का आकार होता है, वायर का प्रवाह होता है, या वायर का वजन होता है, या वायर का स्थान होता है। तो वायर प्रबंधन में ट्रैफिक का क्या काम होता है? तो वायर प्रबंधन के अंदर है ट्रैफिक का काम होता है वायर का प्रवाह। क्या होता है? वायर का प्रवाह। क्या होता है? वायर का प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी। वायर प्रबंधन में रूटिंग का क्या अर्थ है? तो रूटिंग, रूटिंग का क्या अर्थ है? वायर का रंग है, वायर का आकार है, वायर का मार्ग है, वायर की लंबाई है। तो वायर प्रबंधन में रूटिंग का क्या अर्थ है? तो वायर प्रबंधन में इसका अर्थ होता है हमारे पास वायर का मार्ग। क्या होता है? वायर का मार्ग। क्या होता है? वायर का मार्ग। एक ही क्वेश्चन रह गया बीच में हमारा भाई। वायर को कभी भी मोड़ना या तोड़ना चाहिए? तो हमारे पास क्या होता है? जो वायर होता है उसको कभी भी मोड़ना या तोड़ना चाहिए। वायर हमारे पास, इसको कभी भी मोड़ना या तोड़ना चाहिए? हाँ, मोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए नहीं। हमेशा मोड़ना तोड़ना चाहिए, कभी कभी मोड़ना तोड़ना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है? नहीं। वायर को कभी भी मोड़ना या तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या था? वायर प्रबंधन में रूटिंग का क्या अर्थ है? तो रूटिंग का अर्थ होता है हमारे पास वायर का मार्ग। क्या होता है? वायर का मार्ग। कौन सा विकल्प वायर प्रबंधन के लिए सही है? तो इनमें से वायर प्रबंधन के लिए कौन सा विकल्प सही है? सभी वायर को एक जगह रखें, वायर को एक दूसरे से दूर रखें, वायर को इकट्ठा करके छोड़ दें, वायर को लपेट दें। तो इनके अंदर से वायर प्रबंधन का कौन सा है भाई? वैकल्पिक उपयोग किया जाता है, प्रबंधन के लिए सही है। सभी वायर को एक जगह रख दें, वायर को एक दूसरे से दूर रखें, वायर को इकट्ठा करके छोड़ दें, या वायर को लपेट दें। तो हमने क्या करना? वायर को एक दूसरे से दूर रखना। क्या करना? वायर को एक दूसरे से दूर रखना है। क्या करना? वायर को एक दूसरे से दूर रखना है। दिए गए सर्किट में R1 खोजें यदि R2 6 और RT 3 ओम है। सर्किट इसका बना नहीं पाए हम, तो हमारे पास किस प्रकार से है? ये पैरेलल में हमारे पास क्या है? दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। इसमें पैरेलल में दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये हमारे पास है R1 है और ये R2 है। इसका हमने क्या करना है? मान ज्ञात करना है, और इसका मान हमें दिया हुआ है R2 का 6 ओम, और RT हमें दिया हुआ है, RT हमें दिया हुआ है कितना? 3 ओम। तो ये हमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 6 ओम होगा, ऑप्शन बी है 3 ओम होगा, ऑप्शन सी है 4 ओम होगा, ऑप्शन डी है 8 ओम होगा। तो हमने क्या करना है? हमें आर टी दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है, R2 दिया और R1 हमने क्या करना है? निकालना है। तो हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको करवाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है? आर टी बराबर में क्या होता है? R1 गुना में R2 पटे में R1 प्लस में R2। आप ये काम करो। क्या करना आपने? ये काम करना है। अब R1 की जगह आपने कौन सी वैल्यू रखनी है? तो R1 की जगह ये 4 वैल्यू दी है। कितनी? ये 4 वैल्यू दी। इनको बार बार रख के देख लेते हैं। जिसके साथ RT का मान क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ से RT का मान 3 आएगा, उसका मतलब वो हमारे पास क्या है? R1 की वैल्यू होगी। क्या होगी? R1 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम रखते हैं R1 की जगह कितना रखते हैं? RT बराबर हमारे क्या है? तो R1 की जगह हम रखते हैं 6, गुणा में हमारे पास R2 भी कितना है? 6 है, बटे में 6 प्लस में 6 बराबर में कितने हो गए? 36। ये कितने हो गए? 12। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3 ओम आ गया। तो इसका मतलब हमारे R1 का मान भी कितना है? 6 ओम है। दूसरा और चेक कर लेते हैं हम। अब 6 की जगह कितना रखें? 3 रखें। 3 गुणा में
6 बटे में 3 प्लस में 6, तो ये कितना हो गया 6 3 18, ये कितना हो गया 12। तो हमारे पास कितना है, ये आ गया है 6 और ये कितना आ गया 2। कितने पे कटेगा हमारे पास, ये आ गया 9 और ये हमारे पास आ गया 6। ये कितने पे कटेगा 3 पे और ये कितने कटेगा 2 पे। फिर चौथा ऑप्शन भी देख, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। अब R1 की जगह क्या रखें 4, 4 गुणा में 6 बटे में 4 प्लस में 6, तो 6 चौके 24 10, तो कितना आया है 2.5 आया है। ये ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। 8 गुणा में 6 बटे में 8 प्लस में 6, 8 6 48 और ये कितना हो गया 14, तो कितना आ गया 24 बटे 7। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने क्या करना, कुछ नहीं करना है, R1 की जगह आप रखो मान, ऑप्शन में जो आपको वैल्यू दी है वो रखो आप R1 की जगह, और बाकी क्या इसको RT बराबर क्या हो जाएगा R1 गुणा में R2 बटे में R1 प्लस में R2, R1 गुणा में R2 बटे में R1 प्लस में R2। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। एक न्यूटन मीटर किसके बराबर है निम्न में से, एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर है, एक जूल सेकंड के है, एक जूल मिनट के है, एक जूल के है, एक वाट के। तो हमसे क्या पूछा है, एक न्यूटन मीटर, न्यूटन गुणा में मीटर किसके बराबर है, एक जूल सेकंड के बराबर है, एक जूल मिनट के बराबर है, एक जूल के बराबर है, या एक वाट के बराबर है। तो हमारे किसके बराबर होता है, ये एक जूल के बराबर होता है। क्या होता है, एक जूल के बराबर होता है। तो ये थी हमारी जो सीरीज चली हुई थी मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 क्वेश्चनों की, उसकी हमारी ये क्लास नंबर थी 23। तो इससे पहले वाली क्लास और ये क्लास आपको देखने के बाद कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आती है और आप अच्छी मेहनत करना चाहते हो और एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमसे जुड़ सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल विद पूनिया सर। इसके ऊपर हमने आप बच्चों का जितना सिलेबस था ऐसे का लाइनमैन का वो सारा कंप्लीट करवा दिया, थ्योरी के रूप में भी 0 लेवल से अप लेवल तक बिल्कुल इजी तरीके से आपको करवाया गया है। और साथ में हर चैप्टर के MCQ हमने अपने यूट्यूब के ऊपर सभी की वीडियो डाल रखी है। और इसके बाद हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी 2000 क्वेश्चनों की। तो कोई भी बच्चा जो पैसे की कमी के कारण बैच नहीं ले सका और उसको पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो हम इसी को देखते हुए हमने आप बच्चों के लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री में हम आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आए तो आप हमारे चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करना और उनसे सब्सक्राइब कराना और हमारे साथ जुड़े रहना। और इसके बाद हम आप बच्चों के लिए एक 20 से 25 प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम 100 क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन टेक्निकल प्लस WCS के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना और ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर इन टेक्निकल क्लासों का आनंद लेते रहना। और साथ में हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं उनकी भी वीडियो डालते रहते हैं, किस चीज का कहाँ प्रयोग किया जाता है, मोटर को कैसे चलाया जाता है, उसके लिए कौन से स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, कैसे उसके कनेक्शन चेक किए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल के ऊपर जरूर विजिट करें और साथ में अपना कीमती समय किन्हीं और चीजों में खराब ना करके आप अपने जो चीज हासिल करनी उसके ऊपर फोकस करें। धन्यवाद।